वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप में से पढ़े लिखे लोग कितने हैं? किस क्लास तक पढ़े? कितने घर की बस्ती होगी यहाँ? कोई ग्रेजुएट है? जो युवा लोग हैं उनमें कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है? नई पीढ़ी नहीं आई। इससे क्या साबित होता है? हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? नीचे मतलब आज से 30, 40, 45, 50 की उम्र वाले ग्रेजुएट हैं, 11वीं 12वीं तक पढ़े हैं। जो 18, 20 साल के लड़के हैं वो पढ़े नहीं। जब कांग्रेस सरकार चाहे किसी की भी हो, जब समाज में इनरिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, गैर जिम्मेदारी आती है, तो फिर समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो तरक्की का जो सूत्र है वो शिक्षा है। आप लोगों को पता होगा आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का जन्मदिन होता है। तो आज उनका जन्मदिन भी है। हालांकि बाद में कुछ षड्यंत्रों की वजह से उनकी जन्म तिथि चेंज करके 11 अप्रैल की गई, लेकिन मूल जन्म तिथि आज है महात्मा ज्योतिबा राव फूले के। और जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट चलता था तो मान्यवर कांशीराम साहब के टाइम में 20 फरवरी को ही महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्मदिन मनाया जाता है। 2008 में 7 में मैंने यहाँ से 12th किया। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई और पूरे देश का मैंने 2-3 बार भ्रमण किया। इस देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां मैं नहीं उठा बैठा। पूरे देश की जो व्यवस्था है, जो संस्कृतियां हैं, जो भाषा है, लोग हैं, जानने का मौका मिला। वेल एजुकेटेड लोगों के पास ही बैठा, IAS, IPS जो होते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, उनके पास भी उठा बैठा। और जैसे आज आप लोगों के पास भी बैठा हूं, तो जिसको आप बुद्धिजीवी कह लो, पढ़ा लिखा कह लो, अनपढ़ कह लो, मजदूर कह लो, मतलब ऐसा समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिसके बीच में मैं नहीं उठा बैठा। इसके बाद हमें बड़ी निराशा हुई कि आज भी इस देश में कुछ चंद लोग हैं जो शिक्षित हैं, जो आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, जिनके हाथ में राजनीतिक पावर है, और बहुसंख्यक वर्ग ना तो उसकी कोई शिक्षा दीक्षा है, ना तो वो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो, कहते हैं 47 में देश आजाद हो गया, आज 75 साल से ऊपर हो गया, हमारे लोगों को लोकतंत्र का मतलब नहीं पता। तो वो कैसे इस लोकतंत्र में अपना नेता चुनेंगे? जब उनको लोकतंत्र का महत्व नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता, तो वो उनको वोट का भी मतलब नहीं पता। तो फिर ऐसी स्थिति में खरीद फरोख्त चलती है कि जैसे भेड़ मवेशियों को पैसे देके खरीद लो, ऐसे इंसानों को भी खरीद लो और सत्ता में आ जाओ और फिर अपनी मनमानी करो। तो जब महात्मा ज्योतिबा राव फूले वो पैदा हुए 1827 में, 20 फरवरी 1827 को ज्योतिबा फूले पैदा हुए, आज से 199 साल पहले। जब वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के समाज के विषय में उनको चिंता हुई कि भाई हमारा समाज बहुत पीछे है, उसके साथ भेदभाव होता है, उसके साथ बदसलूकी होती है, तो इसका कारण क्या है?
तो उन्होंने अध्ययन करने के बाद, काफी सोचने समझने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो हमारी दीनहीन अवस्था है उसका सबसे बड़ा कारण है अविद्या, शिक्षा का अभाव। तो उन्होंने एक सूत्र में, उस एक कविता के रूप में उसको कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और सदियों की गुलामी झेलने के लिए मजबूर हो गए। तो ये जो शिक्षा है, जब आदमी शिक्षित होता है तो देश दुनिया के बारे में भी जानता है, अपना भी अच्छा बुरा जानने में सक्षम होता है और एक सभ्य समाज की ओर अग्रसर होता है। तो जो आप लोगों से अभी 5-10 मिनट बात करके पता चला कि शिक्षा का यहाँ बड़ा अभाव है, और शिक्षा का अभाव नहीं, लोगों में शिक्षा का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। अब आप सोचिए, आप भाई साहब हैं, आप 45-50 की उम्र में होंगे, यानी 25 साल पहले आपने पढ़ाई लिखाई की होगी। हाँ, तो ये जो 25-30 साल का जो युवा है, अगर वो 10वीं 12वीं तक भी नहीं पढ़ रहा तो भयानक रूप से इसका मिसयूज किया जा सकता है या किया जाता होगा। कोई किसी एजेंडे में लगा देगा, उनको समझ ही नहीं है। ऐसे ही लोगों को, जो जिनको आप ब्राह्मणवादी ताकत कहते हो, ब्राह्मणवादी लोग कहते हो, वो ऐसे ही अनपढ़ लोगों को पकड़ते हैं और उनको अपने एजेंडे में लगा के हमारे ही समाज के खिलाफ खड़ा करते हैं और अपनी ताकत मजबूत करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज की अशिक्षा। हमारे लोगों को शिक्षा कैसे मिल सकती है? अब आप लोग बैठे हैं, यही समाज है। अब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 50,000 60,000 रुपए लगा के मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तो हमारे पास एक ही माध्यम था पढ़ाई लिखाई का कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ लिख पाते थे। मैं भी दिल्ली तक गया पढ़ने, अभी कालत करता हूँ, तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा और न मेरे माँ बाप की इतनी औकात थी कि वो प्राइवेट स्कूल का खर्चा उठा पाते। तो एक था शिक्षा का अधिकार और दूसरी थी लगन और मेहनत और कुछ अच्छे लोगों का गाइडेंस, जिन्होंने समय समय पे बताया, रास्ता दिखाया और हम उस पे अमल करके आगे बढ़ते चले गए। ये जो स्थिति आपके गांव की है, कमोबेश यही स्थिति हमारे समाज में पूरे देश की है। ये आप मत समझिए कि ये स्थिति सिर्फ आपके गांव की, कमोबेश यही स्थिति पूरे देश की है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10-15 वर्षों में शिक्षा हमारे लोगों से कोसों दूर हो जाएगी। जो हमारे लिए संवैधानिक अधिकार है वो भी आपकी शिक्षा पे ही निर्भर करते हैं। मान लीजिए कि आपको आरक्षण चाहिए शिक्षा में, 10वीं 12वीं तक कंपलसरी एजुकेशन है, वहां आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण में उसके बाद अगर आप IIT या उच्च शिक्षा में जाते हैं तब आपको शिक्षा में आरक्षण की जरूरत होती है। आप डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तब आपको आरक्षण की जरूरत होती है। तो अगर आपने 10वीं 12वीं ही नहीं पढ़ा तो समझिए कि शिक्षा में जो आरक्षण है वो आपके किसी काम का नहीं। जब आप 12th पास करोगे तब शिक्षा में आरक्षण पाने के लायक बनोगे। अच्छा, जब शिक्षा में आरक्षण पाने लायक ही नहीं है
जब शिक्षित ही नहीं है तो नौकरी में आरक्षण का तो सवाल ही खत्म। बिल्कुल ठीक है ना। अब जब नौकरी में नहीं है तो पदोन्नति में आरक्षण का तो कोई मतलब ही आपके लिए नहीं बचता। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी संवैधानिक अधिकार हमारे समाज को मिले हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उस स्तर तक शिक्षित होंगे। और जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि आरक्षण नाम का झुनझुना तो संवैधानिक अधिकार बना रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इनकी इतनी कमजोर कर दो कि अधिकार होते हुए भी उसके लिए ये योग्य ही ना हो, एलिजिबल ही ना हो। अधिकार भी है लेकिन अगर आप उसके योग्य नहीं है तो वो अधिकार आपके किसी काम का नहीं है, आप अधिकार विहीन है। तो ये जो कमोबेश स्थिति है ये पूरे समाज की है। अब हमारे जो यहाँ लोकल लोग हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर आगे बढ़ गए हैं तो अपने समाज भाइयों को भी उस रास्ते पे ले जाने का काम करें। लेकिन मैं यहाँ पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि यहाँ बस चुनाव के टाइम में लोग आएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, हमें शासक बनना है, हमें ब्राह्मणवाद को उखाड़ देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। बिना जागरूक समाज के आप कुछ भी नहीं बन सकते। बिना जागरूकता के हमेशा आपका मिसयूज होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए जब मानवर कांशीराम साहब ने मूवमेंट की शुरुआत करी थी तो उन्होंने कहा था कि राजनीति हमारी तभी कामयाब हो सकती है जब हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत है। जब हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो तब हमारी राजनीति कामयाब हो सकती है। नहीं तो हम देखते रहे सपने, दिखाते रहे सपने, जब हमने बेसिक काम नहीं किए तो कैसे राजनीति मजबूत हो जाएगी। तो मैं उधर दिल्ली में होता हूं तो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उनसे हमने बात करी कि भाई यहाँ हम क्लब बना बना के बैठ जाते हैं, हम भी विद्वान है, आप भी विद्वान है, आप भी विद्वान है, हम बैठ के कितना भी डिस्कस कर ले उससे आपको क्या फायदा होगा। आपको फायदा तो तब होगा जब हम वहां से चल के आपके बीच में आएंगे, जानकारी तब आपको फायदा हो। हम दिल्ली में बैठते एक होटल में बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ और खूब बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें कर ले, जाके सो जाए, उससे आपको क्या फायदा हो। आपको फायदा तब होगा जब हम वहां से चल के, जैसे आज आपके बीच आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप संवाद कर रहे हैं और हम अपने समाज का, अपने देश का दुख दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। तो बाद में हमने सोचा कि हमें अपने समाज भाइयों की ओर चलना चाहिए। बहुत हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, अपने खाने रहने लायक हमने कमा भी लिया। तो ये जो पीड़ा है वो हमें दिल्ली से यहाँ खींच के लाई। फिर ये था कि किस माध्यम से समाज के बीच में जाया जाए। तो उसी सोच विचार में फिर एक माध्यम हमने बनाया, बेगमपुरा स्वराज संघ। ये एक प्लेटफॉर्म, एक मंच हमने बनाया कि इसके माध्यम से हम समाज के लोगों के बीच में जा सकते हैं। अच्छा, बेगमपुरा का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब क्या है? हमारे समाज में मध्य युग में 650 साल पहले दो महापुरुष, दो विद्वान व्यक्ति पैदा हुए हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। एक रविदास जी और एक कबीर जी, और दोनों आपके पड़ोस में पैदा हुए हैं, बनारस काशी जिसको बोलते हैं। और दोनों का सपना था बेगमपुरा। बेगमपुरा शहर को नाम एक बानी है पूरी रविदास जी की। उन्होंने जो एक सोच होती है, एक विजन होता है,
तो उन्होंने दिया बेगमपुरा। बेगमपुरा का मतलब है एक ऐसी जगह जहां कोई जातीय भेदभाव ना हो, जहां कोई अशिक्षा ना हो, जहां धर्म और जात के नाम पे किसी को कहीं आने जाने से रोका ना जाए, जहां लोगों में हद से ज्यादा टैक्स का भार न दिया जाए, जहां लोगों को धार्मिक आतंक के साए में न रहना पड़े, ऐसा समाज, ऐसा देश की जो कल्पना है वो रविदास और कबीर ने करी और उसका नाम उन्होंने दिया बेगमपुरा। रविदास की एक वाणी है, पराधीनता पाप है, जान लेहुरे मीत, पराधीन रविदास संग कौन करे है प्रीत। स्वराज के बारे में भी रविदास जी ने कहा, रविदास मानुष कर वसन को, सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। कह रहे हैं कि जो पराधीनता है वो पाप के समान है। अगर हम दूसरों के अधीन हैं, चाहे हम मुगलों के अधीन रहे हो, चाहे हम अंग्रेजों के अधीन रहे हो, चाहे आज हम मनुवादियों के अधीन हो, ये पाप है। पाप पूर्ण जीवन से, पराधीनता पूर्ण जीवन से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कह रहे हैं अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वो स्वराज में ही संभव है। तो वो जो स्वराज है, वो स्वराज को उन्होंने बेगमपुरा पे आधारित बताया कि ऐसा स्वराज, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई असमानता, कोई भेदभाव, कोई अशिक्षा ना हो। बेगमपुरा मतलब दुख मुक्त जगह, दुख मुक्त, बिना गम का शहर या देश। तो ये जो शब्द है ये कबीर और रविदास जी का शब्द है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो हमारे गुरुओं की, जो हमारे भक्तों की, जो हमारे संतों की वाणी है, जो विचार है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो उसी पे सभी ने काम किया है। चाहे आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देख लीजिए, चाहे साहू जी महाराज को देख लीजिए, चाहे नारायण गुरु को देख लीजिए, चाहे पेरियार को देख लीजिए, चाहे आप महात्मा ज्योतिबा फूले को देख लीजिए, और चाहे मान्यवर कांसीराम साहब को देख लीजिए। सबका प्रयास क्या था? प्रयास तो समता मूलक समाज ही था ना। सबका प्रयास यही था कि हमारे समाज की जो दीनहीन स्थिति है वो खत्म हो। सबका प्रयास यही था। सबका प्रयास था कि बेगमपुरा बने। तो सबकी एक ही लाइन है, कोई अलग नहीं है। तो ये जो शब्द है बेगमपुरा, उसको आधार बना के इस संगठन का निर्माण हमने किया कि इस संगठन के माध्यम से हमें आप जैसे लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। अच्छा, अभी महोदय ने बोला कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो छुआछूत, जात पात की दिक्कत है। ये दिक्कत तो है ना, झेलना पड़ता। अच्छा, ये दिक्कत किसकी है? ये दिक्कत अपने है, दिक्कत ये दिक्कत हमारी है। दिक्कत किसकी है? समस्या किसकी है? हमारी है। मतलब बीमारी किसकी है? हमारी है। तो इलाज कौन करेगा? अगर बीमार हम हैं, समस्या हमारी है, तो समाधान कोई दूसरा लेके नहीं आएगा। हमें ही उसके लिए प्रयास करने होंगे, और वो प्रयास हुए हैं। बुद्ध ने भी प्रयास किया कि जो समाज में ऊंच नीच का भाव है, असमानता है, वो दूर हो। उनके समय में बहुत सारी चीजें बदली भी, एक बड़ा संघ बना, लोगों में परिवर्तन भी आया। इसके बाद ब्राह्मणवादी ताकतें मुगलिया ताकतों से मिलके उनकी शिक्षाओं को दफन करते चले गए। उस जमाने में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे, जिससे
न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया ज्ञान लेती थी, शिक्षा लेती थी। तो ब्राह्मणवादी ताकतों ने मुगलिया ताकतों से मिलके उनको सब जला दिया। जो शिक्षा के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए। मनुस्मृति जैसा विधान लागू करके हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया। उनके साथ कठोर विधान उनके ऊपर बना दिए गए। उन्हें जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो उस दौर में आज से 600 साढ़े 600 साल पहले जो बुलंद आवाज बन के आए वो थे कबीर, रैदास, नानक। ऐसे लोग थे चाहते थे कि समाज में समता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो। आज हम क्या देख रहे हैं? नफरत का बाजार देखते हैं। नफरत का बाजार। हर आदमी एक दूसरे को नफरत सिखाने में लगा है। कोई धर्म की नाम पे नफरत सिखा रहा है, कोई जात के नाम पे नफरत सिखा रहा है, कोई भाषा के नाम पे नफरत सिखा रहा है, कोई राज्य की सीमाओं के नाम पे नफरत सिखा रहा है। ये जो नफरत है ये सिर्फ और सिर्फ समाज और देश को बर्बाद करती है। इससे किसी का भला नहीं होता। तो जब इस देश में इस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है तो फिर मानवतावादी लोगों की, रविदास, कबीर, नानक, फूले साहू, अंबेडकर के जो वंशज हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रेम का भाव ना छोड़े, वो प्रेम का मार्ग ना छोड़े। और ये जो प्रेम का मार्ग है ये कठिनाइयों से भरा है। इसलिए गुरु नानक ने कहा था, जो सो प्रेम खेलन को चाहो, सिर धर तली गली मुरिया। तो कहते हैं कि ये जो समाज सुधार का, ये समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का ज्ञान देने का, समाज को, सोए हुए व्यक्ति को जगाने का जो काम है ये प्रेम से संभव है, नफरत से नहीं। ये प्रेम का खेल है। और इस प्रेम के खेल को अगर आप खेलना चाहते हो तो अपना सर अपनी हथेली में धर के आपको इस मार्ग में आना पड़ेगा। और यही बात कबीर जी ने कही है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगोटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। वो कह रहे हैं कबीरा तो मसाल लेके खड़ा है बीच बाजार में। जिसको ये मसाल थामनी है, जिसको हमारे पास चलना, वो पहले अपना घर फूंक के आए, फिर इस मसाल को थामे। तो उस दौर में कबीर, रैदास जी जो जात पात की समस्या को बहुत बारीकी से समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा, जात जात में जात है जो केलन के पात, रविदास मानुष कर सकत जब तक जात न जात। तो जब तक इंसान जातियों में बटा है तब तक एकता कैसे आए? अब आप लोग 2-3 जातियों के लोग बैठे हैं, कोई अंतर दिखता है? कोई नहीं, रूप तो सब एक है। कबीरदास जी कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत लोहू हम कत दूध, तुम कत बाभन हम कत सूद। वो कह रहे हैं कि तू बड़ा उच्च है, कह रहा हम ब्राह्मणी से पैदा हुए, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं पैदा हो गया? हाँ, आए तो सब एक ही रास्ते से है ना। तो फिर काहे का छोटा, काहे का बड़ा? वो कहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर दूध बहता है और हमारे अंदर खून बहता? तो सबके अंदर खून ही है। तो किस बात का अंतर, किस बात की असमानता? तो इस तरीके से जो नानक हैं, रविदास हैं, कबीर हैं, और उसके बाद और भी लोग पैदा हुए समाज में, उन्होंने ये जो अत्याचार है, जो हठ धर्मिता है,
इसके खिलाफ संघर्ष किया। जो सिख हैं, जानते हैं सिख कौन होते हैं? मुसलमान सरदार। सरदार जैसे बुद्ध के समय में जितना ज्ञान था, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जब मुगलों का यहाँ राज आया तो ब्राह्मण और जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वो उनके खेमे में शामिल हो गए और उन्होंने वो जो ज्ञान का भंडार था उसको उन्होंने जला दिया, आग लगा दी। नालंदा तक्षशिला की जो लाइब्रेरियां थी वो 6-6 महीने तक जली थी। व्यवस्था है, उसमें वर्ण है, वर्ण तो 4 ही है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर इसके बाद देखा उन्होंने कि ये जो शूद्र हैं ये तो बहुसंख्यक लोग हैं, ये आपस में कहीं मिलजुल न जाए, इसलिए इनको जातियों में बांट दो, उपजातियों में बांट दो। तो इस करके करीब 7,000 जातियां शूद्रों में बन गई। तो कोई चमार है, कोई कोरी है, कोई बुनकर है, कोई कोल है, कोई फला है, कोई ढिकना है, हर एक जात बना। लेकिन है ये सब एक भाई भाई। कोई कहता है कि ब्राह्मण हमें पास नहीं बुलाते, हमें नहीं बैठने देते, नहीं उठने देते। ठीक है, मत जाओ ब्राह्मणों के पास। आप जो आपस में जैसे आज बैठे हो, ऐसे भाईचारा तो अपने बीच में बना सकते हो ना। अपने बीच का जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, भेदभाव, उसको तो आप खत्म कर सकते हो ना। और जिस दिन आपने ये कर लिया तो आप ये जातियों में टुकड़ों टुकड़ों में बटे नहीं, एक संगठित समाज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप लोग भी जानते होंगे, किस्से कहानियों में सुने होंगे, एक लाठी को तोड़ो तो जल्दी टूट जाती है, और लाठियों का गट्ठर बना के फिर तोड़ो तो नहीं टूटती। तो ये जो जब तक हम जातियों में बिखरे रहेंगे तो हमें कोई भी आके दबाता रहेगा, हमारा शोषण करता रहेगा। इसी जात के कारण तो तुम्हें जो है गुलामी की जंजीर में जकड़ा गया, जानवरों से भी बदतर बनाया गया है, और इन्हीं जातियों में तुम गर्व कर रहे हो। है ये फलाने जाति का संगठन है, ये ढिकने जाति का संगठन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम ब्राह्मणों का जो फेंका हुआ जाल है उसमें और ज्यादा धंसते जा रहे हो। तो इसलिए ये जो जातियां हैं, ये जातीय पहचान हमें खत्म करनी होगी। जातीय पहचान खत्म करके हमें एक समाज का निर्माण करना हो। अगर नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ ही बात है, या करे ही पड़ी। तो इस तरीके से अगर हम सोचना विचारना शुरू करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी और अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जीवित रख सकते हैं, उनका भविष्य सुधार सकते हैं। और नहीं तो पैदा तो होंगी वो इंसान के रूप में, लेकिन उनका जीवन होगा सुअर जैसा। बिल्कुल। और ये काफी हद तक आज अपने समाज में आप देख सकते हो आज भी कि शकल खाल और कद काठी से तो इंसान दिखते हैं, लेकिन आदतें सुअरों जैसी। कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पी लेंगे, कहीं पी पा के लेट जाएंगे, कहीं नाली में गिरा मिलेगा, कोई रोड में, पता नहीं कहाँ पर है। तो ये तो सुअर से भी बदतर स्थिति हो गई ना। ये तो सुअर से भी बदतर स्थिति हो गई। तो ये जो स्थिति है, इससे अगर हमारे समाज को मुक्त होना है तो हमें जो हमारे गुरुओं का बताया हुआ रास्ता है वो मुक्त कर सकता है, न कि मनु का बताया रास्ता। और दलदल में तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये जब तक आप नहीं सोचेंगे, परिवर्तन जब तक आपके अंदर नहीं शुरू होगा, तब तक हम सिर्फ भाषण दे सकते है ना। आए हैं घंटे 2 घंटे जो बोलने का जितना समय होगा बोलेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रह तो आप जाएंगे ना।
फिर कभी बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, फिर भाषण दे जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो सुधार हमें करना पड़ेगा और समाज को करना पड़ेगा। हाँ, समाज का मतलब हमें का मतलब हम सबको सोचना पड़ेगा कि आज हम किस अवस्था में है। इस धरती में 200 से ऊपर देश है, इस धरती में 200 से ऊपर देश है। और कभी आप लोग टीवी भी देखते होंगे तो देखते होंगे अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं, इंग्लैंड के लोग कैसे रहते हैं, कनाडा के लोग कैसे रहते हैं, चाइना कैसी तरक्की कर रहा है। सब ऐसे नहीं थे जैसे आज है। उन्होंने अच्छी आदतें अपनाई है तो क्रमबद्ध तरीके से उनका विकास हुआ। और हमें गलत आदतों में ढकेला जाता है लगातार, गलत रास्ता। चाहे कोई धार्मिक पंडित बैठा हो वो हमें पाखंड परोस रहा होगा, कोई टीवी चैनल हो वो हमें पाखंड परोस रहा होगा, कोई नेता हो वो अपने भाषणों में मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा होगा। तो दिन रात हमें नीचे और नीचे ले जाने के षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे इन षड्यंत्रों से निकलना है। और जब हम इन चीजों से निकल के अच्छे रास्ते की तरफ, गुरुओं के मार्ग की तरफ चलेंगे, तब हम स्वराज के विषय में सोच सकते हैं, तब हम बेगमपुरा का सपना देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमने ये जो बेगमपुरा स्वराज संघ बनाया है और इसके माध्यम से हमने जो उद्देश्य बताए हैं, उस उद्देश्य पे चलने का आप लोग प्रयास करेंगे। और हमारे जो इधर साथी हैं उन सबके साथ मिलजुल के आप लोग सामाजिक अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता का काम करेंगे। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, यहाँ जाने के बाद गंभीरता से सोचेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि कुछ ऐसा मार्ग में चलना चाहिए ताकि हमारे समाज की जो सदियों पुरानी गुलामी है वो दूर हो सके, वो कट सके। तो इसमें जो है तो आप लोगों को समय देना है, सहयोग देना है और इसका प्रचार प्रसार करना है। और बाकी यहाँ के जो साथी हैं वो जानकारी देते रहेंगे। और वही चीज है ना तो हमें करना है और ना हमें इस व्यवस्था के बाड़े में कैद रहना है। अगर हम चमार बुनकर से छुआछूत मानता है, कोल से मानता है, या कि प्रजापति से मानता है, या प्रजापति किसी बुनकर से मानता है, ये यही जातिवाद, यही ब्राह्मणवाद। तो ये चूंकि बनाया तो ब्राह्मणों ने, लेकिन वो हम रहे हैं। अरे हम भाई भाई हैं, हमें तो कम से कम इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। हमें तो कम से कम भाईचारा आपस में बनाना चाहिए। तो जब आप जातियों का जो भेदभाव है, जो मूढ़ता है, उसको दूर करके एक समाज बनते हो तो आप इस देश का 85% 90% हिस्सा बन जाते हैं। और 85-90% हिस्सा का मतलब है वो इस देश का मालिक होगा, शासक हो। इसलिए कांसी राम जी ने बोला था कि हमें बहुजन समाज बनाना है और हमें मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना। ये चीजें तब संभव हो सकेंगी जब हमारे जो बेसिक कमियां हैं उनको हम दूर करना शुरू करें खुद के ऊपर। हाँ, तब ये चीजें जो है संभव हो सकेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें अमल करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।